हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टार्ट किया है न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन। सो न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 724। कार्बिडोपा लीवोडोपा इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज. The nurse monitored the client for side and adverse effect of the medication, which finding indicate that the client is experiencing an adverse effect. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा के बारे में। सो कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा प्रिस्क्राइब की गई है पार्किंसन डिजीज में। नर्स मॉनिटर कर रही है साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो विच फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट client is experiencing side effect of this medication. So basically क्या पूछा गया है हमसे, what are the side effects of carbidopa and levodopa, right? So carbidopa and levodopa is given in case of Parkinson's, जो आपको क्वेश्चन में क्लियर है, राइट? सो इसकी हमसे पूछी गई है एडवर्स इफेक्ट। सो पार्किंसंस में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में अफेक्ट होती हैं हमारी मूवमेंट्स, पेशेंट्स को ट्रेमर्स होती हैं इसमें, राइट? सो उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है मेडिकेशन दैट इज कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा। सो मूवमेंट को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जो इम्पेयर्ड मूवमेंट होती हैं, राइट, ट्रेमर्स होती हैं, उनको ये इम्प्रूव करता है। एंड साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट जो फ्रिक्वेंटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सो ये एक मेडिकेशन है जो कॉज करती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, राइट? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये कॉज करती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है, राइट? और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो फ्रिक्वेंटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एनोरेक्सिया हो गया, नोज़िया, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर लाइक हाइपोटेंशन, राइट, एंड ब्रेडिकार्डिया, राइट? सो और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, राइट, एकाथीसिया हो गया, डिस्काइनेसिया हो गया, अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स, राइट? सो दीज आर द फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो हमारे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, हमारे ऑप्शन में दिया गया है प्रूराइटस। प्रूराइटस इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एंड टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, राइट? सो टैकीकार्डिया भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, दिस मेडिकेशन कॉज हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी ये कॉज करती है एंड हाइपोटेंशन भी ये कॉज करती है, राइट? नेक्स्ट इज द इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मूवमेंट। यस, कि क्या करती है, जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है, ओवरडोज अगर इसकी हो जाती है पेशेंट में, या जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिकेशन का, दैट इज डिस्काइनेसिया, अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट, इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मूवमेंट, राइट? सो इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मूवमेंट होती है पेशेंट की, या डिस्काइनेसिया होता है पेशेंट को, राइट? सो डिस्काइनेसिया इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो हमने इस सिम्टम को फ्रिक्वेंटली हमने असेस करते रहना है पेशेंट में जो कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा ले रहा है, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. So our next question is question number 725. The home health nurse visit a client who is taking phenytoin for control of seizure. During the assessment, the nurse note that the client is taking birth control pills. Which information should the nurse include in the teaching plan? सो पेशेंट ले रहा है फिनाइटोइन, पेशेंट ले रहा है, राइट, सीजर्स के लिए। एंड ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ने क्या नोट किया कि पेशेंट इज ऑल्सो टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, राइट? सो कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स को इंक्लूड करनी है इन हर टीचिंग प्लान? सो
दो चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं कि फिनाइटोइन एक तो पेशेंट ले रहा है, फिनाइटोइन ले रहा है किस चीज़ के लिए, सीजर्स के लिए, एंड प्लस इसके साथ क्या ले रहा है, इसके साथ ले रहा है बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो आप टीचिंग में क्या बताओगे पेशेंट को, आप टीचिंग प्लान में आप क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे, राइट। सो फिनाइटोइन क्वेश्चन में क्लियर है, सीजर में दी जा रही है, बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं। सो जब फिनाइटोइन को बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ लिया जाता है, सो इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इफ़ेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल का क्या इसका जो इफ़ेक्ट है, बर्थ कंट्रोल इसका इफ़ेक्ट क्या है, डिक्रीज़ हो जाता है बर्थ कंट्रोल पिल का। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज़ जब ये दोनों मेडिकेशन हम साथ में देते हैं, ये एनहेंस कर देती है एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, राइट। जब एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, सो जो बर्थ कंट्रोल पिल है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो हमारे ऑप्शन हैं, प्रेगनेंसी मस्ट बी अवॉइडेड वाइल टेकिंग द फिनाइटोइन। फिनाइटोइन प्रेगनेंसी हमने अवॉइड नहीं करनी है। अगर पर्सन प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी, देन पेशेंट को बोलना है कंसल्ट करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, बिकॉज सीजर जो फिनाइटोइन है जो अफेक्ट कर सकती है फिटस की ग्रोथ को, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या बोलना है पेशेंट को कि कंसल्ट योर डॉक्टर, राइट, कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, राइट। सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। द क्लाइंट में स्टॉप द मेडिकेशन इफ इट इज कॉजिंग सीवियर जीआई इफेक्ट। सो हमने पेशेंट को एंटी सीजर मेडिकेशन को बंद करने के लिए नहीं बोला है। एज अ नर्स हम उनको ये चीज़ नहीं बोलेंगे। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, देन आपने पेशेंट को बोलना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। बट हम एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हम स्टॉप नहीं कर सकते। Next is there is the potential of decreased effectiveness of birth control pill while taking the phenytoin. Yes, कि जब हम फिनाइटोइन को बर्थ कंट्रोल पिल के साथ देते हैं, तब उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, बिकॉज इसमें एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन है, देयर इज द इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफिल्बाइटिस वाइल टेकिंग फिनाइटोइन एंड बर्थ कंट्रोल पिल। सो थ्रोम्बोफिल्बाइटिस इस मेडिकेशन से नहीं होगा, और अगर हम ये पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आप ये दोनों मेडिकेशन साथ में ले रहे हो तो उससे थ्रोम्बोफिल्बाइटिस हो जाएगा, तो उससे पेशेंट को और ज़्यादा एनजाइटी हो सकती है, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 में आपको पता चल गया है कि जब हम फिनाइटोइन को बर्थ कंट्रोल पिल के साथ लेते हैं, देन बर्थ कंट्रोल पिल का इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज दिस मेडिकेशन एनहेंस द एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, राइट। So our next question is question number 726. The nurse is caring for a client in the emergency department who has been diagnosed with Bell's palsy. The client has been taking acetaminophen and acetaminophen overdose is suspected. Which antidote should the nurse prepare for administering if prescribed? सो क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, जो डायरेक्टली हमसे पूछा गया है, राइट। सो एक बार हम पूरे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि नर्स केयर कर रही है पेशेंट की इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो डायग्नोज किया गया है बेल्स पाल्सी। पेशेंट एसिटामिनोफेन ले रहा है, सो एसिटामिनोफेन की ओवरडोज पेशेंट को सस्पेक्टेड है, राइट। सो कौन सा एंटीडोट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए अगर पेशेंट को एसिटामिनोफेन की ओवरडोज हुई है, राइट।
सो एसिटामिनोफोन फिन का एंटीडोट क्या है? एंटीडोट है एन एसिटाइल सिस्टाइन, राइट। सो इसका एंटीडोट क्या है? एन एसिटाइल सिस्टाइन, राइट। सो एसिटाइल सिस्टाइन इसका एंटीडोट है। सो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन इज पेंटोस्टेन। पेंटोस्टेन इज अ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, तो ये नहीं होगा। ओरेनोफिन, ओरेनोफिन इज गिवन इन रेमेटाइड अर्थराइटिस में इसको दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फ्लूड्राबाइन इट्स ऑल्सो एंटी न्यूप्लास्टिक, देन ए ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसिटाइल सिस्टाइन। यस, एसिटाइल सिस्टाइन इज एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफिन। सो एसिटामिनोफिन्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो नॉर्मल थेरापेटिक सीरम लेवल क्या है एसिटामिनोफिन का? 10 to 20, 10 to 20, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml, राइट। ये है हमारा नॉर्मल सीरम एस्टामिनोफिन लेवल। अगर लेवल हायर देन 50 माइक्रोग्राम पर ml है या तो ये टॉक्सिक लेवल इंडिकेट कर रहा है, राइट। अगर मोर देन 50 है देन इट इंडिकेट द टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल ये हमें शो कर रहा है कि पर्सन को टॉक्सिसिटी हुई है अगर मोर देन 50 है। एंड अगर मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर ml है तो ये इंडिकेट करता है हिपेटोटॉक्सिसिटी, राइट। मोर देन 200 है, सो इट इंडिकेट हिपेटोटॉक्सिसिटी। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हिपेटोटॉक्सिसिटी, राइट। सो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि अगर इसमें लेवल एस्टामिनोफिन का लेवल 10 to 20 है, दैट इज़ नॉर्मल, राइट। अगर मोर देन 50 है इट इज़ द टॉक्सिक लेवल, एंड मोर देन 200 है देन इट इंडिकेट हिपेटोटॉक्सिसिटी। सो व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफिन? सो एसिटामिनोफिन एंटीडोट क्या है? एसिटाइल सिस्टाइन, राइट। So our next question is question number 727. Mepradine has been prescribed for a client to treat pain. Which side and adverse effect should the nurse monitor for? Select all that apply. सो मेप्रिडेन पेशेंट को दी जा रही है, मेप्रिडेन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को पेन के लिए। सो कौन से साइड इफ़ेक्ट नर्स ने मॉनिटर करने हैं जब मेप्रिडेन पेशेंट को दी जाती है, राइट। सो मेप्रिडेन के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें पूछे गए हैं। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेप्रिडेन? सो मेप्रिडेन इज अ अपोइड एनाल्जेसिक, राइट। सो ये मॉर्फिन से भी मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, राइट। सो इसको हम माइल्ड पेन में प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और क्योर नहीं हो रही है देन हम मेप्राडिन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो मेप्राडिन माइल्ड पेन में नहीं दिया जाता है। मेप्राडिन इज़ गिवन इन सीवियर पेन या पेन ट्रीट नहीं हो रही है, राइट। सीवियर पेन में इसको दिया जाता है। सो जब मॉर्फिन भी इफ़ेक्ट नहीं करती है तब हम मेप्राडिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, राइट। ड्रोजीनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, यूरिन रिटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ट्रेमर्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मीन्स ये डिप्रेस करता है हर एक चीज़ को। नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉजीनेस एंड डिप्रेशन, यूरिन रिटेंशन, ब्लड प्रेशर को लो करता है, ट्रेमर्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन।
सो हमारे ऑप्शन है डायरिया, यस डायरिया होगा। ट्रेमर्स, सॉरी डायरिया नहीं होगा, इसमें क्या था, कॉन्स्टिपेशन था, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द ट्रेमर, सो ट्रेमर इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रेमर पर्सन में होंगे। ड्रॉजीनेस पर्सन में होगा, हाइपोटेंशन पर्सन में होगी, लो ब्लड प्रेशर, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं अर्जेंसी पेशेंट में होगी। इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, इंक्रीज नहीं होगा, पेशेंट का रेस्पायरेटरी रेट विल बी डिक्रीज। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4, राइट। सो मेप्राडिन के बारे में हमसे पूछा गया था। सो मेप्राडिन इज़ एन ओपोइड एनाल्जेसिक, इसको हम माइल्ड पेन में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड जब पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और नॉट क्योर्ड बाय एनी एनाल्जेसिक, देन हम देते हैं मेप्राडिन। सो मेप्राडिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, nausea, vomiting, constipation, hypotension, urine retention, tremors, respiratory depression, drowsiness, and depression. Right? So next question is question number 728. A client is taking prescribed dose of phenytoin to control seizure. Result of a phenytoin blood level study revealed a level of 35 microgram per ml. Which finding would be expected as a result of this reportory result? सो नॉर्मल सीरम ब्लड लेवल ऑफ फिनाइटोइन कितना होता है, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, नॉर्मल लेवल हो गया हमारे पास 10 to 20, राइट। सो इसमें हमारा लेवल कितना है, 35 माइक्रोग्राम पर ml है, राइट। सो अगर लेवल मोर देन 20 है, देन अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स होती हैं, नेस्ट्रेगमस होता है पेशेंट को अगर मोर देन 20 है, राइट। सो इसमें 20 में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट, राइट, इसमें आइज पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट होगी, नेस्ट्रेगमस पेशेंट में होगा, राइट। और अगर लेवल इसमें मोर देन 30 हो, देन अटेक्सिया पेशेंट में होगा, मीन्स पेशेंट में बैलेंस इम्पेयर्ड होगा, स्पीच स्लर्ड स्पीच होगी, राइट। अगर मोर देन 30 हुआ, देन क्या होगा, पेशेंट की स्पीच पे इफेक्ट होगा, राइट। स्पीच मीन्स अटेक्सिया पेशेंट में होगा, राइट। स्पीच स्लर्ड होगी, बैलेंस इम्पेयर्ड होगा, स्पीच इम्पेयर्ड होगी और अटेक्सिया पेशेंट में होगा, राइट। एंड नेक्स्ट है, अगर मोर देन 50 लेवल होगा, देन इट इंडिकेट टॉक्सिक लेवल, राइट, टॉक्सिक लेवल होगा। और अगर मोर देन 60 है, देन ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, राइट। सो ये लीवर को डैमेज करेगा। सो चलते हैं अब अपने ऑप्शंस की तरफ। तो 35 हमसे पूछा गया है, देन 35 मोर देन 30, देन ये चीज़ें होंगी, स्पीच इम्पेयर्ड होगी और अटेक्सिया पर्सन में होगा। सो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं होगा, टैकीकार्डिया इस लेवल पे नहीं होगा, स्लर्ड स्पीच यस, नो एब्डोमिनल फाइंडिंग, ये तो फिर करेक्ट ऑप्शन मीन्स कोई एबनॉर्मेलिटी है ही नहीं, राइट। सो 35 लेवल जो है वो हाई है, ये हमें पता चल गया, 35 लेवल हाई है। सो 35 जब लेवल इसका मोर देन 30 होता है, देन पेशेंट विल सफर फ्रॉम अटेक्सिया एंड स्पीच विल बी slurred, right? So normal level of phenytoin is 10 to 20 microgram per ml. Or if the level is more than 20, then nystagmus will be appeared, right. And if the level is more than 30, then patient will develop ataxia and speech will be slurred. And if the level is more than 50, then it cause toxic level. And if the level is more than 60, then it cause hepatotoxicity.
सो आई थिंक ये लेवल आपको समझ आ चुके होंगे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है. सो नॉर्मल लेवल ऑफ फिनाइटोइन, वी शुड नो द नॉर्मल लेवल ऑफ फिनाइटोइन एंड एबनॉर्मल लेवल. टॉक्सिक लेवल क्या है? इफ द लेवल इज मोर देन 20, then what will happen? If the level is more than 30, then what will happen? If the level is more than 50 and more than 60, and then what will be happen, right? So ये आपको क्लियर हो चुका होगा. So next question is question number 729. The client arrived at the emergency department complaining of back spasm. The client stated, I have been taking 2 to 3 aspirin every 4 hours for the last week and it has not helped my back. Since acetyl cyclic acid intoxication is suspected, the nurse should assess the client for which manifestation. सो मैंने एक क्लास में आपको इसके बारे में बताया भी था, एसिटाइल सॉरी एस्पिरिन के बारे में. अगर एस्पिरिन की ओवरडोज होती है देन व्हाट विल बी द सिम्टम्स, राइट? सो हमारे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पर्सन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्सन को लेके आए हैं एंड पर्सन को बैक स्पास्म हो रहा है, राइट? और पेशेंट ने बोला कि मैं 2 to 3 एस्पिरिन ले रहा हूँ 4 आवर्स के इंटरवल में लास्ट वीक से, बट मेरी बैक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. सो यहाँ पे हमने सस्पेक्ट किया है एसिटाइल साइक्लिक एसिड की टॉक्सिक इफेक्ट. सो सस्पेक्ट किया है. सो हम कौन सी मैनिफेस्टेशंस देखेंगे? सो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उसमें मैंने आपको बताया था एस्पिरिन ओवरडोज कॉज करती है टिनाइटस, राइट? सो अगर जब हम मोर देन 4 ग्राम एस्पिरिन डेली डोज देते हैं पेशेंट को, देन इट विल कॉज एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, राइट? सो यहाँ पे तो पेशेंट 2 to 3 एस्पिरिन हर 4 आवर्स के इंटरवल में ले रहा है, देन डेफिनेटली इट विल कॉज एस्पिरिन टॉक्सिसिटी. सो ये एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कॉज करता है अगर 4 ग्राम से ज़्यादा पेशेंट डेली डोज ले रहा है एस्पिरिन की. सो इस केस में अगर 4 ग्राम से ज़्यादा ले रहा है देन माइल्ड टॉक्सिसिटी कॉज करता है, राइट? सो इसमें इसमें ये क्या कॉज करता है? टिनाइटस कॉज करता है ये पेशेंट को. रेस्पिरेटरी रेट इसमें पेशेंट का हाई हो जाता है, हाइपर वेंटिलेटेड पेशेंट हो जाता है. हाइपर वेंटिलेटेड पेशेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं बैक स्पास्म, दैट इज़ ड्यू टू इस्चेमिक पेन, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, राइट? तो उसकी वजह से इस्चेमिक पेन पर्सन में होती है, राइट? सो सिवियर इंटॉक्सिकेशन अगर पेशेंट में होती है देन इट विल कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, राइट? सो हमारे ऑप्शन है, हम क्या असेस करेंगे? फर्स्ट वन इज द टिनाइटस. सो मेन जो साइड इफेक्ट जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट है इस मेडिकेशन का, दैट इज टिनाइटस. डायरिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, फोटोसेंसिटिविटी नहीं होगी. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज टिनाइटस, राइट? सो एस्पिरिन की अगर डोज 4 ग्राम से अगर ज़्यादा देते हैं तो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होती है और माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिसाइलिज्म हम उसको बोलते हैं. एंड इट विल कॉज टिनाइटस एंड पर्सन विल बी हाइपर वेंटिलेटेड. एंड हाइपर वेंटिलेटेड पेशेंट क्यों होगा? बिकॉज ऑक्सीजन कंजप्शन विल बी इंक्रीज एंड जिसकी वजह से इस्चेमिक पेन होगी. और अगर सिवियर इंटॉक्सिकेशन है एस्पिरिन की, देन इट विल कॉज इंटरनल ब्लीडिंग. सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही. सो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. अगर आपको समझ आ रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. बाय बाय.